हमने जो है एक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आने वाले मई 2026 में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कारण उसके यदि खुद से सोचेंगे तो प्रैक्टिस की कमी रहती है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है, समझ अच्छी है, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए मैंने फिर से कहा कि सिलेबस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और सिलेबस कौन सा? जो मेंस की सिलेबस है, मेंस का सिलेबस यदि आपने अच्छे से कवर कर लिया है, उसको अच्छे से समझ करके राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर ली है, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं उनका प्रीलिम्स कभी नहीं हो पाता है। उन्हीं का प्रीलिम्स निकलता है जो मेंस की तैयारी अच्छे से कर चुके होते हैं। मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप हो जाती है। और ऐसे भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो जिस प्रीलिम्स को आप देने जा रहे हैं उस प्रीलिम्स में देने वाले लोग कौन होते हैं? ऑलरेडी जो सिलेक्टेड होते हैं, कई बार इंटरव्यू दे चुके होते हैं, कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस दे रहे होते हैं। उन्हीं बच्चों के साथ आपकी प्रीलिम्स की कंपटीशन होता है, प्रीलिम्स का कंपटीशन होता है। तो डेफिनेटली आपकी तैयारी भी उन बच्चों के लेवल की होगी, तभी जा कर के आप उनके साथ फाइट कर पाएंगे और एक न्यू स्टूडेंट्स के रूप में इंटर कर पाएंगे। इसीलिए प्रीलिम्स की तैयारी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हम लोग जो है पूरा का पूरा 2013 से लेकर 2025 तक सिर्फ PYQ सॉल्व ही नहीं करा रहे हम लोग, उसके संबंध में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको भी डेप्थ में, और उससे अगला क्वेश्चंस भी और कुछ बन सकते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कल हमने 2025 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। समझ सकते हैं कि 1 घंटे में मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसका मतलब मैं पर्याप्त समय दे करके यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो आप जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो पिछला वीडियो जा कर के देख सकते हैं। कल वाला वीडियो पार्ट 2 करके है, इसके पहले भी पार्ट 1 बनाया था। पार्ट 1 में थोड़ा सा फास्ट हो गई थी क्लास, तो पार्ट 2 मैंने फिर से दोबारा बनाया और उसमें मैं डेप्थ में कॉन्सेप्ट को जा कर के समझा रहा हूँ और उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस वगैरह भी क्या बन सकते हैं उसको भी ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2025 का पेपर है, 2025 2025 का ये क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जो 2025 में टोटल 14 क्वेश्चंस आए थे और बहुत ही इजी थे। इसमें एक आधे 2 क्वेश्चन छोड़ दो तो यदि आपकी ज्योग्राफी की समझ और ज्योग्राफी को ठीक से पढ़ा होगा, अपने गाइडेंस पर्याप्त मिला होगा, तो 12 क्वेश्चंस इजीली आप निकाल सकते थे। 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डेटा बेस्ड है, हो सकता है वो आप तैयार ना किए हो। तो यहाँ पर हम लोग आते इस क्वेश्चन को देखिए। ये वाला क्वेश्चंस 2024 में लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन और आया हुआ है, इसलिए मैंने कहा था कि जो आए हुए क्वेश्चंस है उसको यदि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सामने वाला जो बनाता है, एग्जामिनर जो बनाता है, कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स से रिलेटेड ही रहता है। तो इसीलिए तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं जमीनी हिस्सों को पार करते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है और महासागरों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ती है ना। तो आपको सोचना है क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है, राइट। मैं तो बाद में बता ही दूंगा सही है गलत है, और सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के ऊपर की हवा जमीनी हिस्सों मतलब स्थलीय भागों की तुलना में ज़्यादा गर्म होती है। तो ये 2 स्टेटमेंट हमारे पास दिए हुए हैं। इन 2 स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझिए, पढ़िए और पहले आप खुद से आंसर सोचिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन से कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 1 की व्याख्या करता है। आपका जो है 1 और 2 दोनों सही है और कथन 1 की व्याख्या करता है।
कथन एक और कथन दो दोनों सही है, लेकिन कथन एक की व्याख्या नहीं करता है ना। तो ये ऑप्शंस लगभग ऐसे ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी परेशान करने के लिए चेंज भी कर सकता है। ये आपका एक स्टैंडर्ड ऑप्शंस है जो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा दिए जाते हैं। ए का मतलब ही यही ऑप्शन दिया रहेगा कि एक और दो दोनों सही हैं, और दो जो है कथन दो जो है एक की व्याख्या करता है। बी में हमेशा ऑप्शन दिया रहेगा कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तीसरा दिया रहता है कि एक सही है दो गलत है, दो सही नहीं है, और दो एक सही है एक सही नहीं है, दो गलत है। ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है, लेकिन कभी कभी यूपीएससी में थोड़ा सा आपके अवेयरनेस या अटेंशन को, ध्यान को, फोकस को जांच करने के लिए चेंज भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा आपने। तो इसका आंसर आपका क्या होगा उसको सोचिए, और फिर मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, सोच लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो इसका आंसर सबसे पहले समझिए, जनवरी की बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है। विंटर चल रहा है अभी, जनवरी हमारा चल ही रहा है, राइट। जनवरी हमारा अभी चल ही रहा है, तो विंटर सीजन चल रहा है हमारा जो है, तो शीत ऋतु है। अब इस शीत ऋतु में सोचना है कि समताप रेखाएं, समान तापमान को मिलाने वाली रेखाएं होती है। जमीनी हिस्सों का मतलब है स्थलीय भागों को पार करते समय। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर स्थल और जल दोनों हैं। पृथ्वी पर जो है आपका स्थलीय भाग भी है और जलीय भाग भी है। जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझिए, स्थलीय समताप रेखा जमीनी हिस्सों को पार करते समय, मतलब लैंड को क्रॉस करते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है, और महासागरों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ती है ना। क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, लेकिन यदि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। मैं अपने हमेशा क्लास में बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाते हुए इसको हमेशा डिस्कस करता हूँ। तो समताप रेखा जमीनी हिस्सों, लैंड को पार करते समय, जमीनी हिस्सों को पार करते समय का मतलब क्या हुआ कि समताप रेखाएं कहाँ पर इंटर कर रही है? आपका लैंड से ओशियंस पर इंटर कर रही है। तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि विंटर में स्थलीय भाग ज़्यादा ठंडे होते हैं जलीय भागों की तुलना में। स्थलीय भाग जो है ज़्यादा ठंडे होते हैं किसकी तुलना में? महासागरों की तुलना में। मतलब स्थल का टेम्परेचर, लैंड का टेम्परेचर कम होता है, और महासागरीय जल का टेम्परेचर कंपैरिजन टू उसकी तुलना में क्या होगा? ज़्यादा होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्थलीय भाग जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं, जलीय भाग देरी से गर्म होते हैं, देरी से ठंडे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने बचपन से पढ़ा होगा फिजिक्स में, साइंस में, कि स्थलीय भाग जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं, महासागरीय भाग देरी से गर्म होते हैं, देरी से ठंडे होते हैं। तो ठंड के दिनों में जनवरी के महीने की बात करें तो स्थलीय भाग ज़्यादा ठंडे होते हैं, इसीलिए तटीय क्षेत्रों में थोड़ा सा ठंडी कम लगती है, क्योंकि महासागरीय गर्म हवाओं या महासागरीय गर्म जल का प्रभाव रहता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि स्थलीय भाग का टेम्परेचर कम है और महासागरों का ज़्यादा है। तो ज़्यादा टेम्परेचर के लिए जब स्थलीय भागों से समताप रेखाएं क्रॉस करके महासागरों पर आएगी तो किधर की ओर मुड़ेगी? आपकी जो है इक्वेटर की ओर ही मुड़ेगी, क्योंकि ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता है, नीचे आने पे टेम्परेचर बढ़ता है। आ रही बात समझ में? आपको समझ में आ रहा होगा कि स्थलीय भाग में यदि टेम्परेचर मान ले जाए अभी 10 डिग्री है और उसके कंपैरिजन महासागरों में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो सीधा जाएंगे तो यहाँ पे 12 डिग्री टेम्परेचर है, तो 12 डिग्री तो होगा नहीं, 10 डिग्री की समताप रेखा चाहिए हमें जो है, राइट। तो यहाँ पे फिर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, महासागरीय भाग गर्म है, तो गर्म है तो उसके कंपेरिजन, हाँ यहाँ पे ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे गलतियाँ होती है, आपको फिर से ध्यान से समझिए कि स्थलीय भागों से हम कहाँ पे जा रहे हैं? स्थलीय भाग, मैं स्थल लिख देता हूँ, स्थलीय भाग, फिर महासागरीय जलीय भाग,
अब यहाँ पे समझिए स्थलीय भाग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसी अक्षांश पे जब सीधा जाएंगे तो महासागरीय जल का टेम्परेचर 10 डिग्री ना होकर के 12 डिग्री है या 11 डिग्री है, मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा। तो समताप रेखा का मतलब समान तापमान चाहिए, तो हमें 10 डिग्री वाला तापमान चाहिए। तो 10 डिग्री वाला तापमान नीचे मिलेगा कि ऊपर मिलेगा, इक्वेटर की ओर जाने पे मिलेगा कि ऊपर की ओर जाने पे मिलेगा, ऊपर की ओर जाने पे मिलेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत दिखाई दे रहा है अभी जो है, क्योंकि क्या लिखा हुआ भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है और महासागरों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। और जैसे ही महासागर से फिर स्थल की ओर जाएंगे तो ये भूमध्य रेखा की ओर आएगी, तो उल्टा लिखा हुआ स्टेटमेंट। समझ पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, फिर से समझिए ध्यान से, कि ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2024 में भी लगभग ऐसी क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन ये है कि स्थलीय भाग है, ये स्थल है, ये आपका जल है महासागरीय जल, और फिर से इधर स्थल बना लो। अब स्थल का टेम्परेचर है 10 डिग्री समान अक्षांशों पर, लेकिन महासागरीय जल का टेम्परेचर है 12 डिग्री, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। अब समताप रेखाएं मतलब 10 डिग्री की समताप रेखा ले रहे हैं हम लोग, तो महासागर पर आएंगे तो सीधे में तो 12 डिग्री है, तो 12 डिग्री के साथ तो जुड़ेगी नहीं, तो 10 डिग्री किधर मिलेगा, 10 डिग्री ऊपर मिलेगा। तो ये समताप रेखा किधर मुड़ जाएगी, ध्रुवों की ओर। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो है किधर मुड़ जाती है, आपका भूमध्य रेखा की ओर। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ से फिर जाएंगे तो 10 डिग्री चाहिए, तो भूमध्य रेखा की ओर न मुड़ के ये भी इधर की ओर मुड़ेगी। आपका किधर मुड़ेगी, 12 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए तो आपका विषुवत रेखा की ओर मुड़ेगी। तो उल्टा स्टेटमेंट दिया हुआ है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये आपका जो उल्टा स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, इसके स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है, तब ये सही हो जाता, और यहाँ पर ध्रुवों की जगह पे भूमध्य रेखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा वाला जांच करते हैं, तो दूसरा सही होगा। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के ऊपर की हवा जमीनी हिस्सों की तुलना में गर्म होती है। अभी मैंने बताया कि जलीय भाग ज़्यादा गर्म होते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर की हवा क्या होगी, गर्म होगी। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका आंसर होगा आपका डी। इसका आंसर क्या होगा आपका जो है, डी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें मैंने ये वाला आंसर लिया है, तो ये मेरे ख्याल से गलत है आंसर। या मैंने कहीं से लिया होगा नोट्स वगैरह से, तो नोट्स में शायद आंसर गलत दिया, जहाँ से भी लिया होगा मैंने, क्योंकि फिर से चेक कर लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं जमीनी हिस्सों को पार करते समय, ना, जमीनी हिस्सों को पार करते समय भूमध्य रेखा की ओर और महासागरों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। आपका क्या कहना चाह रहा है, स्थलीय भागों को पार करते समय, है ना। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, यदि कोई डाउट है तो हाथ से क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका इंग्लिश नहीं लिया हमने। चलिए, तो इसको फिर से समझते हैं। आपका जो है कि उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं लैंड जमीनी हिस्सों को पार करते समय, आपके जो जमीनी लैंड को पार करते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है, भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है, और महासागरों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ती है। महासागरों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ती है। तो सोचिएगा ध्यान से कि लैंड का टेम्परेचर कम होता है, महासागरों का ज़्यादा होता है, फिर से लैंड का कम होता है। तो ये लिखा हुआ है कि जमीनी हिस्सों को पार करते समय, जमीनी हिस्सों को पार करेंगे तो जमीनी हिस्सों को पार करते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है। तो टेम्परेचर चूंकि इसका कम है तो भूमध्य रेखा की ओर नहीं मुड़ेगी, ध्रुवों की ओर जाएगी, क्योंकि कम टेम्परेचर हमें कहाँ मिलेगा, आपके जो है ध्रुवों की ओर मुड़ेगा, और अधिक टेम्परेचर किधर मिलेगा, तो उल्टा स्टेटमेंट है। तो इसके हिसाब से आंसर आपका डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, आपका जो है डी होगा। ये आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर डी होगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि स्थलीय भाग का टेम्परेचर कम होता है, जलीय भाग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि महासागरीय स्थलीय भागों को क्रॉस करते समय, जमीनी हिस्सों को क्रॉस करते समय
ये समताप रेखा हो गई, जमीनी हिस्सों को क्रॉस कर रही है, पार कर रही है, तो ये भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है लिखा हुआ है। तो भूमध्य रेखा की ओर क्यों आएगी? हमें कम तापमान चाहिए, हमें किधर जाना पड़ेगा? आपका ध्रुवों की ओर जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा? ध्रुवों की ओर। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जैसे ही महासागर को पार करते समय की बात करेंगे तो महासागर में हमें ज़्यादा तापमान चाहिए, तो विषुवत रेखा की ओर जाने की जरूरत है, नहीं कि ध्रुवों की ओर। तो उल्टा स्टेटमेंट दिया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। जनवरी और जुलाई की समताप रेखाएं, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वह जनवरी और जुलाई, ये 2 महीनों की समताप रेखाओं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पूरे ग्लोब पर तापमान को दिखाते हैं। आपके जो है तापमान का प्रेजेंटेशन, तापमान को हम लोग जो है प्रदर्शित कैसे करते हैं? समताप रेखाओं के माध्यम से। जनवरी और जुलाई की समताप रेखाओं के माध्यम से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है आपका उत्तरी गोलार्ध का, सबसे ठंडा महीना होता है उत्तरी गोलार्ध का, कोल्डेस्ट मंथ। और जुलाई जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना होता है ना। कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि दिसंबर होना चाहिए, लेकिन दिसंबर नहीं होता है, क्योंकि स्थल भाग को गर्म होने और ठंडे होने में टाइम लगता है। एटमॉस्फेयर जो गर्म होता है और ठंडा होता है वह पार्थिव विकिरण से होता है। तो पार्थिव विकिरण से गर्म होने के कारण से पहले पृथ्वी गर्म होती है, फिर वायुमंडल गर्म होता है। तो जून के महीने में सूर्य लंबवत होता है, लेकिन थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लग जाता है। और जुलाई का महीना सबसे ज़्यादा गर्म होता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। दिसंबर तक आते आते सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ठंडा होने में टाइम लगता है। इसलिए मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? आपका जनवरी का होता है। ये 2 मुख्य पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी क्लास देखो तो कॉपी पेन ले करके, हेडफोन लगा करके कुछ चीज़ें नोट भी करते रहोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। सिर्फ एक रील टाइप का या फिर इंटरटेन टाइप का देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिनका उनको क्लियर हो ही गया होगा कि जनवरी और जुलाई ये 2 महीने ही क्यों लिए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चट्टानों पर पानी के प्रभाव के संदर्भ में चाक को एक बहुत पारगम्य चट्टान के रूप में जाना जाता है, जबकि क्ले को काफी अभेद्य, सबसे कम पारगम्य चट्टान के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर है आपका एक है परमिएबल रॉक, जिसमें परमिएबल का मतलब होता है आपके जो है कि पानी आर पार चला जाएगा, मतलब जो छिद्र होंगे आपस में वेल कनेक्टेड होंगे और पानी क्या होगा? आर पार चला जाएगा। और पोरस वर्ड यूज किया गया। पारगम्य चट्टान काफी अभेद्य, क्ले को काफी अभेद्य या सबसे कम पारगम्य माना गया है। क्ले में जो छिद्र होते हैं बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो पानी रिसते रहता है, तो पोरस कहा जाता है, पोरस के रूप में ना। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। छिद्रपूर्ण पोरस, छिद्रपूर्ण चट्टानों के लिए पोरस वर्ड यूज हुआ है। पोरस मतलब जिसमें छिद्र तो होते हैं, और छिद्र जब आपके क्या होंगे? वेल कनेक्टेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, चाक इज नोन एज अ वेरी परमिएबल रॉक, वेरियस क्ले इज नोन एज क्वाइट एंड इम्पेरेबल और लिस्ट परमिएबल रॉक। परमिएबल का मतलब आर पार पानी का चला जाना। तो चाक मतलब चूना पत्थर है, और क्ले बहुत बारीक कणों वाली मिट्टी है, बहुत बारीक कणों वाला क्या होता है आपके जो है चट्टानें होती है, तो उसमें पानी धीरे धीरे रिसते रहता है, लेकिन आर पर जल्दी से नहीं जाता है, तो ये इम्पेरेबल। तो उसी को समझना। चाक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। पोरस का मतलब है, और क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। तो क्वेश्चन देखिए आपका, कथन चाक छिद्रपूर्ण होता है और इसलिए पानी सोख लेता है। क्ले बिल्कुल भी छिद्रपूर्ण नहीं होती है ना। छिद्र इसमें भी होते हैं, लेकिन आपके जो है दूर दूर होते हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। 2 और 3 दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन एक की व्याख्या करता है।
कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है और वह कथन एक की व्याख्या करता है, न तो एक न तो दो, दोनों ही सही नहीं है। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर है ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। तो एक ही सही है, कौन सा सही है देखेंगे अभी, और एक उसकी व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है सभी पारगम्य चट्टानें, ऑल परमिएबल रॉक्स क्या होती है आपकी, जो है छिद्र युक्त होती है, पोरस होती है। जो परमिएबल है मतलब पानी आर पार जा रहा है तो छिद्र तो होना ही होना है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो परमिएबल रॉक्स छिद्रयुक्त होना ही होना है। आया समझ में पॉइंट, अच्छे से सोचिए। लेकिन सभी छिद्रयुक्त चट्टानें पारगम्य नहीं होती है, क्योंकि छिद्र जो है, छिद्र तो है लेकिन आपका क्या है ना, जैसे चीका मिट्टी या चिकनी मिट्टी आपने नाम सुना होगा। चिकनी मिट्टी में पानी क्या होता है, ऊपर ही जमा हो जाता है, धीरे धीरे रिसता है। तो चिकनी मिट्टी में जो छिद्र होते इतने पास पास होते हैं, आपके जो है इतने पास पास होते हैं कि आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वेल कनेक्टेड होते हैं। तो वेल कनेक्टेड होने के कारण से इसकी जो पोरोसिटी है, छिद्रयुक्त होने के बाद इसकी परमेबिलिटी हुआ क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाती है। तो छिद्रयुक्त चट्टानें पारगम्य नहीं होती सभी। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि पारगम्य चट्टानें छिद्रयुक्त होती है सभी जो है, लेकिन सभी छिद्रयुक्त चट्टानें पारगम्य नहीं हो सकती। जैसे क्ले है, तो क्ले जो छिद्रयुक्त होता है, छिद्र होते हैं उसमें, लेकिन पारगम्य नहीं होती है। क्योंकि मैंने कहा ना, क्ले मतलब अत्यधिक बारीक कणों वाली मिट्टी, एकदम चिकनी मिट्टी इसको हम लोग बोलते हैं। उसमें पानी आर पार नहीं जाता है, रिसते रहता है धीरे धीरे करके। आ रही बात समझ में। चाक जो छिद्रयुक्त भी होती है पारगम्य में होती है। चाक मतलब आपका चूना पत्थर वाली चट्टानें जो है, तो उससे आर पार पानी घुल करके चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना ही पड़ेगा, दिमाग लगाओगे तो आंसर। लेकिन वर्ड कीवर्ड्स यहाँ पे पोरस और पारगम्य, परमेबल नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। परमेबल एंड पोरस नहीं पता है तो आप इसका आंसर। तो हम लोग जनरली इस टॉपिक को पढ़ते हैं, कास्ट शिलाकृतियों वगैरह में थोड़ा सा देखते हैं। कास्ट टोपोग्राफी में पानी आर पर चला जाता है, नीचे की ओर भूमिगत हो जाता है। चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में तो परमेबल हो गए, तो चूना परमेबल हो गया, है ना। जैसे मैंने अपने बच्चों को कास्ट शिलाकृति पढ़ाता हूँ, तो कास्ट शिलाकृति में आपका जो है चूने के साथ और क्ले में बहुत ही बारीक कणों की मिट्टी होती है। तो ये सब वर्ड्स फैमिलियर है, जैसे मैं तो क्लास में डिस्कस करता हूँ। क्ले क्या होता है आज ही पढ़ाया था मैंने, ओशनोग्राफी में एक टॉपिक में आपका जो है ओशनिक डिपॉजिट्स पढ़ रहे थे, उसमें बहुत बारीक कणों वाली कंटेक्स्ट में आपका जो है। तो ये मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें सही आंसर हमने क्या लिया, सी। कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है। तो एक सही कौन सा है आपका, चाक पारगम्य होती है, क्ले कम पारगम्य होती है। आगे समझ में, ये सही है। चाक छिद्रपूर्ण होता है इसलिए पानी सोख लेता है, ठीक है। और बिल्कुल भी छिद्रपूर्ण नहीं होता, ये गलत है, इसमें छिद्र होता है। तो इसमें कथन एक ही कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है आपका, ये कथन सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है, इसकी व्याख्या भी करता है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और आंसर भी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा किसी बच्चे को तो कमेंट बॉक्स में जा कर के मैसेज ड्रॉप कर सकता है, मैं उसको यदि देखूंगा तो फिर से उसका वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ तक, या फिर फ़ोन नंबर वगैरह दिए हैं, उनमें से किसी में भी कॉल करके मेरा पर्सनल नंबर लेकर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, यस या नो। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, चाक हैज लार्ज वेल कनेक्टेड पोरस, क्ले इज एक्चुअली हाईली पोरस बट इस पोर आर वेरी स्मॉल एंड नॉट इंटरकनेक्टेड। बहुत बारीक बारीक होते हैं और बीच में इंटरकनेक्टेड कंटिन्यूसली नहीं होते, इसीलिए आपका जो है। तो ये ऑल परमिएबल रॉक्स आर पोरस बट ऑल पोरस रॉक्स आर नॉट परमिएबल। तो ये हमने आंसर निकाला था। पोरोसिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ रॉक टू होल्ड वाटर वाइल परमिएबिलिटी रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट वाटर। तो पोरोसिटी का मतलब कितना होल्ड कर सकता है वाटर को, उस कैपेसिटी को कहते हैं। और परमेबल का मतलब आर पर ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में रखना है।
अब आते हैं इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्चुअल है, इजी क्वेश्चन है आपका, उसको देखते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चंस, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, फोकस होके पढ़ना है और फिर सोचना है कि इस टॉपिक का संबंध कहाँ से है और फिर आंसर सोचना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी आपको खुद से पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ाया होगा, खुद से तो बहुत मुश्किल जाता है ना। आपका भले ही आपके जब रिजल्ट आता है तो बोलने वाले बोलते कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसा बोलने वाले ये भूल जाते कि 1000 सीट्स में से 990 बच्चे होते जो कहीं ना कहीं कोचिंग किए होते, सिर्फ 10 मिलेंगे 1000 में से जो बिना कोचिंग के सिलेक्शन लेते हैं, बिना कोचिंग किए हुए अपने ही खुद के मेहनत से, जहाँ से यूट्यूब वगैरह देख करके कहीं ना कहीं सेलेक्ट लेते हैं। लेकिन 990 बच्चे जो सेलेक्टेड होते हुआ कहीं ना कहीं कोचिंग किए ही होते हैं, किसी न किसी का मार्गदर्शन गाइडेंस लिया ही होता है। तो उन 10 लोग को देख करके मत सोचिएगा कोचिंग नहीं करेंगे तो भी सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोचिंग का इम्पोर्टेंस डेफिनेटली होता है, कोच का इम्पोर्टेंस हर जगह पर होता है, और इसीलिए हर इतने सारे कोचिंग संस्थाएं चल रही है और बच्चे सिलेक्शन भी लेते हैं, राइट। तो वायुमंडल के बिना पृथ्वी की सतह पर हर जगह तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से काफ़ी नीचे होगा। कहना क्या चाह रहा है कि यदि पृथ्वी का वायुमंडल ना हो, पृथ्वी का वायुमंडल न हो, उसके बिना की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की सतह का हर जगह तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से काफ़ी नीचे होगा। तो आपको सोचना है स्टेटमेंट सही है कि गलत है, राइट। दूसरा है वायुमंडल द्वारा, और जल्दी सोचना है ना, इतना टाइम वहाँ पे एग्जाम में नहीं होता है, विद इन मिनट्स विद इन सेकंड सोचना है। वायुमंडल द्वारा अवशोषित और रोकी गई गर्मी हमारे ग्रह का औसत तापमान बनाए रखती है। तो ये भी देखना आप क्या, जो वायुमंडल की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रेडिएशन को अवशोषित करती है, रोकने में खास तौर पर अच्छी होती है। तो ये तीनों क्वेश्चंस, यदि ऑप्शंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप तीनों ऑप्शंस को पढ़ते ही आंसर निकाल सकते हैं। और इसका आंसर जो होगा क्या होगा, सोचिए जल्दी से, नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी पे और उसके बाद चेक कीजिए। इसका आंसर होगा आपका तीनों सही है। तीनों सही क्यों है उसको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन तीनों सही है। आया समझ में? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। चलिए, तीनों सही क्यों है उस पर आता हूं मैं। पहली बात तो, यदि पृथ्वी का वायुमंडल ही है जो पृथ्वी को ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में गर्म करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। यदि पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होता तो यहाँ पर तापमान माइनस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों को, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो वायुमंडल, खासकर निचला वायुमंडल जो गर्म होता है वह पार्थिव विकिरण से होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है। पहले पृथ्वी की सतह गर्म होती है, फिर उससे रेडिएशन निकलती है जो लॉन्ग वेव वाली होती है, और यही लॉन्ग वेव वाली एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वाटर वेपर, जलवाष्प के कण, इन सब के द्वारा अवशोषित की जाती है। जलवाष्प के कण इन सब के द्वारा अवशोषित की जाती है और तब जाकर के वायुमंडल गर्म होता है। तो इसलिए वायुमंडल यदि ना हो तो टेम्परेचर हमारे जो एटमॉस्फेयर का है वह माइनस में रहेगा, क्योंकि सीधे सूर्य की किरणें आएंगी, टकरा करके वापस चली जाएंगी। पृथ्वी को गर्म भी करेंगी तो भी वायुमंडल गर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इसी प्रकार के अन्य गैसें न हो, सूर्य पार्थिव किरणों को अवशोषित न करे, तो वायुमंडल गर्म नहीं हो पाएगा और टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री के आसपास होगा। यदि वायुमंडल नहीं होगा पृथ्वी का तो टेम्परेचर कितना होगा, -18 डिग्री। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अभी और समझा दूंगा कैसे वायुमंडल गर्म होता है। तो कथन एक सही है आपका। दूसरा, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित करने का काम जिसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ये भी जानते ही होंगे आप लोग, जो पृथ्वी के औसत तापमान को जीवन योग्य बना करके रखता है। और तीसरा भी सही है, क्योंकि मेन गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ही मेन मानी जाती है, सबसे भारी गैस है, निचले भागों में होती है। इसके अलावा जलवाष्प, मीथेन आदि भी जो है इंफ्रारेड विकिरण को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और इस तरीके से वायुमंडल को गर्म करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन
में दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर सॉरी तीनों ही स्टेटमेंट सही है, समझ में आ गया होगा। तो फिर भी एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, सोचिए कि पहला स्टेटमेंट सही क्यों है, क्योंकि यदि पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होगा तो सूर्य से आने वाली किरणें सीधा पृथ्वी से टकरा करके वापस पुनः अंतरिक्ष में चली जाएंगी और वायुमंडल को गर्म करने के लिए सॉरी पृथ्वी के गर्म करने के लिए जो वायुमंडल चाहिए वह आपका अनुपस्थित होने पर, और तापमान -18 तक चला जाएगा। अवशोषित और रोकी गई गर्मी ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। पृथ्वी के औसत तापमान सिर्फ वायुमंडल के कारण से क्या होता है, बना रहता है। और मेन ये गैस से काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। इतना आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जानना जरूरी है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत उन पहले कुछ जगहों में से एक बन सकता है जहां वेट बल्ब तापमान नियमित रूप से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे वेट बल्ब तापमान, आर्द्र बल्ब तापमान, इसमें आर्द्रता और तापमान दोनों को मापा जाता है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन ऊपर बताए गए रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छे से दिखाता है? तो वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब होता है जिसमें हम तापमान के साथ साथ आर्द्रता का मापन करते हैं, तापमान प्लस आर्द्रता। तो एक होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एक होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब में सिर्फ हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है वो ड्राई बल्ब है, और वेट बल्ब में जो है आर्द्रता का भी मापन करते हैं, जिसमें वाष्पीकरण आदि के लिए इंस्ट्रूमेंट्स में लगे होते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में बाढ़, ट्रॉपिकल साइक्लोन और सूखे की संभावना सबसे ज्यादा होगी। प्रायद्वीपीय भारत में बाढ़, ट्रॉपिकल साइक्लोन और सूखे की संभावना ज़्यादा होगी यदि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है आपका जो है 30-35 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये संभावना बनेगी या नहीं बनेगी आपको सोचना है। कि दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत में, मतलब सदर्न इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ही है सदर्न इंडिया ये वाला पूरा पार्ट, इसमें जो है बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बढ़ जाएंगे, सूखे की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, इंसानों से जानवरों का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पसीने से शरीर की गर्मी बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जब आर्द्रता बढ़ती है तो हमें एक चिपचिप वाली गर्मी लगती है, और चिपचिप वाली गर्मी असहनीय होती है ना। जब आप तटीय क्षेत्रों में जाके देख सकते हो गर्मी के दिनों में, दिल्ली में भी जून जुलाई जब बारिश होती है उसके बाद जो गर्मी लगती है वह बहुत ही पसीनेदार चिपचिप वाली गर्मी होती है, लेकिन उतना टेम्परेचर 35 डिग्री नहीं होता, 30 डिग्री के आसपास होता है, 25, 27, 28, 30 डिग्री होता है। लेकिन 35 डिग्री टेम्परेचर हो जाए और आर्द्रता बढ़ जाए तो वो असहनीय बन जाएगी। तो इनको सोचना है कि पहला वाला जो स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक के अनुसार से दिया गया उसमें दोनों में से कौन सी चीज़ें होंगी और कौन सी चीज़ें नहीं होंगी। तो आर्द्रता बढ़ने से बाढ़ और ट्रॉपिकल साइक्लोन का बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें केवल दो आंसर दिया हुआ है। पहला वाला ज़्यादा आपका जो है कोई प्रभाव दिखता नहीं है, क्योंकि आर्द्र बल्ब टेम्परेचर मतलब आर्द्रता और टेम्परेचर बढ़ जाएगी, तो बाढ़ का कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि बाढ़ के लिए एक अलग से क्लाइमेट दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद दूसरा ये सही है, क्योंकि पसीना जब बाहर नहीं निकलेगा तो थोड़ा सा जीवन कठिन हो जाता है। इससे हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक एंड पॉसिबल डेथ संभव। हीट स्ट्रेस का मतलब अत्यधिक गर्मी जिसमें पानी की कमी हो जाती है शरीर में जो है, तो हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक कहते हैं हम लोग, ये सब हो सकता है। यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है आर्द्र बल्ब तापमान क्या होता है। वह तापमान है जो थर्मामीटर के बल्ब को गीले कपड़े से लपेटकर हवा में घुमाने पर प्राप्त होता है। यह वायु के तापमान प्लस आर्द्रता दोनों को नापता है। यूपरेटिव कूलिंग को दर्शाता है। हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम या बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वेट बल्ब जो है ड्राई से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेट मतलब नमी आ गई तो तापमान उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, हमेशा ड्राई का ज़्यादा होगा। 40 डिग्री ड्राई का है तो आर्द्रता का उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आपका जो है जितनी अधिक आर्द्रता होगी वेट बल्ब और ड्राई बल्ब तापमान का अंतर कम होते जाएगा। आपका जो है डिफरेंस क्या होगा आपका कम होते जाएगा।
क्योंकि आर्द्रता बढ़ेगी तो तापमान घटते जाएगा, तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है ड्राई बल्ब का हो चाहे उसका हो, दोनों में डिफरेंस कम होगा। तो ये पॉइंट, और 100% आर्द्रता हो गई तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा आपका, बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रख लीजिए, कहीं पर काम आएगा आने वाले अदर क्वेश्चंस के लिए इन फ्यूचर में। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, तो वेट बल्ब में हम तापमान प्लस आर्द्रता दोनों मापते हैं, और ड्राई बल्ब में ओनली टेम्परेचर मेजर करते हैं, जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है उसको लेकर के चल सकते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए 35 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर को मानव सहनशीलता की ऊपरी सीमा माना गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 35 वेट बल्ब मतलब तापमान 35 तक है और आर्द्रता ज़्यादा है तो मानव सहनशीलता की ऊपरी सीमा माना गया। इससे अधिक होने पर पसीना वाष्पीकृत नहीं हो पाता है, शरीर ठंडा नहीं हो पाता है, हीट स्ट्रेस हीट स्ट्रोक का गंभीर खतरा बना रहता है। उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र और खाड़ी वाले इलाके में वेट बल्ब तापमान अधिक पाया जाता है। जहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगी वहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। क्लाइमेट चेंज के कारण वेट बल्ब तापमान वृद्धि की गंभीर चिंता का विषय है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ रहा है, वाष्पीकरण बढ़ रहा है, तो इसलिए वेट बल्ब टेम्परेचर भी मॉइस्चर वगैरह बढ़ रहा है। इसको नापने के लिए जो यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम भी नोट कर लीजिए, साइक्रोमीटर। ये नहीं पढ़ा होगा आपने, जिसमें ड्राई बल्ब प्लस वेट बल्ब दोनों होते हैं आपके जो है थर्मामीटर। साइक्रोमीटर जिसमें वेट बल्ब भी होता है, ये साइक्रोमीटर क्या होता है देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ड्राई बल्ब प्लस वेट बल्ब। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो शुरुआत में नंबर दिए हुए हैं, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस के लिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर प्रीमियर आधार IAS के नाम से पहले दिल्ली में चलता था, दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न है तो नोट डाउन कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इतने सारे देश दिए हुए, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, है ना। इसमें 4 से ज़्यादा टाइम जोन की बात किया बात है। एक टाइम जोन का मतलब 15 डिग्री को एक टाइम जोन कहते हैं हम लोग जो है। 15 डिग्री का जो डिफरेंस होता है तो ये एक टाइम जोन कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका जो है टाइम जोन। और किसी पर्टिकुलर रेखा को हम लोग एक समय निर्धारण के लिए स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उसको मानक समय रेखा कहते हैं। जैसे भारत में, तो जैसे भारत जो है 2 टाइम जोन में स्थित है। भारत जो है लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो भारत कितने टाइम जोन में आता है आपका, लगभग 2 टाइम जोन में आता है। 30 डिग्री का डिफरेंस है तो भारत कितने में आता है, 2 टाइम जोन में आता है भारत। तो यहाँ पर 4 से ज़्यादा टाइम जोन किन देशों के है इसके बारे में पूछा हुआ है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस का लिया जाता है। फ्रांस छोड़ेंगे, छोटा सा कंट्री है, लेकिन क्या होता है इसकी जो टेरिटोरीज है उसको भी कंसिडर करते हैं, इसलिए उसके टाइम जोन ज़्यादा बन जाते हैं ना। सबसे ज़्यादा मानक समय रेखा रसिया की है आपकी जो है, कई सारी मानक समय रेखाएं हैं। रसिया की मानक समय रेखा 11, बाद में 9 किया था फिर 11 कर दिया है, तो ये रसिया की मानक समय रेखा है। तो 4 से ज़्यादा पूछा हुआ है। तो इसमें सोचने वाली बात है कि जितना छोटा देश होगा टाइम जोन कम, जैसे भारत के 2 है। यूनाइटेड किंगडम आपका, ये छोटा सा यूनाइटेड किंगडम है आपका जो है, तो ये भी आपका 2 के आसपास ही होगा। हालांकि टेरिटोरी वगैरह को कई जगह उसके टेरिटोरीज होते हैं उसको भी कंसिडर करते हैं, तो उसको भी कंसिडर करेंगे तो भी 2 ही मिलता है। डेनमार्क, इसका मैंने लिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन था कि बन भी सकता था सही और नहीं भी बन सकता था। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा है तो ऑस्ट्रेलिया में 4 हो सकते हैं। ब्राज़ील की चौड़ाई ज़्यादा है तो ब्राज़ील में 4 हो सकते हैं, है ना। बाकी 3 में संभावना नहीं है। तो यदि मैं तुक्का मारेंगे तो केवल 2 ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है ये हमने लिया हुआ है। तो आंसर में आपका मोर देन 4 में आंसर आपका जो है डी लिया, ओनली 2। तो मेरे हिसाब से कॉमन सेंस यदि मैं मारता तो 2 ही मारता, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ाई वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके भी 4 ही है, 4 से ज़्यादा नहीं है। इसके 5 है, ऑस्ट्रेलिया के जो है 5 है। तो यूनाइटेड किंगडम में एक ही टाइम जोन है, GMT BST।
आपके जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम या जिसको जीएमटी के रूप में भी जानते हैं, जोड़ने पर भी 4 से अधिक नहीं होते। ओवरसीज टेरिटोरीज को भी जोड़ेंगे तो 4 नहीं होगा इसका, है ना। मेन जो यूनाइटेड किंगडम है, मुख्य भूमि है, उसका तो केवल एक ही बनेगा, लेकिन उसके कई सारे टेरिटोरीज है, मतलब जो जिस पर कई सारे द्वीपों में कब्जा कर रखा होता है उन देशों ने, तो उसको भी लेकर के चलते हैं। डेनमार्क एक और ग्रीनलैंड प्लस फरोरे आइलैंड आपका क्या नाम है उसका, ठीक है, ये आपका अटलांटिक महासागर में कहीं पर मिलेगा, फेरो आइलैंड्स। एक बार सर्च मार लेना गूगल कहाँ पर है। टोटल 4 टाइम जोन्स मिलते हैं डेनमार्क के। टोटल कितने मिलते हैं? 4 टाइम जोन। इससे ज़्यादा पूछा हुआ है। न्यूजीलैंड के कितने 2 टाइम जोन्स है? न्यूजीलैंड का स्टैंडर्ड टाइम और कैथम आइलैंड एक वहीं न्यूजीलैंड के पास में कैथम आइलैंड है, जिसके 2 ही है। ये 2 तो बिल्कुल नहीं होंगे, 1 और 3। डेनमार्क बचता, ऑस्ट्रेलिया के 5 है, मोर देन 4 है इसके जो है मेनलैंड प्लस एक्सटर्नल मिलाकर के 5 टाइम जोन्स है। ब्राज़ील के 4 ऑफिशियल है। तो इसके हिसाब से आंसर देखेंगे तो केवल 2, केवल 3, केवल 4, ठीक है। अब 4 वाले ऐसे तो देखा जाए तो केवल 1 वाला ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र आंसर है, लेकिन ब्राज़ील को भी इंक्लूड किया। यूपीएससी कन्वेंशनली इंक्लूड्स ब्राज़ील, उसने आंसर शीट वगैरह के अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं ब्राज़ील के किसी को सम्मिलित किया होगा, तब जा कर के मिलेगा। इसके भी 4 मिल रहे वैसे तो ये थोड़ा सा मैंने कहा कि यहाँ पे आंसर डिफर कर सकता है, आंसर डिफर कर सकता है यूपीएससी और, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आता है आप लोग को। टाइम जोन क्या होता है ना, टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आगे मिलेगा आपका, चाहे 2024 में होगा। मैंने कहा था ना कि चीज़ें जुड़ी हुई है। तो टाइम जोन मतलब पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 24 आवर्स में एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना घूमेगी? 1 आवर्स में आपका जो है 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री घूमती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? 1 टाइम जोन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपके जो है 1 टाइम जोन कहते हैं। तो पूरे पृथ्वी पे 24 टाइम जोन हो गया। पूरे पृथ्वी ग्लोब पर की बात करें तो 24 टाइम जोन। भारत कितने टाइम जोन में स्थित है? कभी क्वेश्चन आ जाए तो 2 टाइम जोन में पड़ता है भारत, लगभग 2 टाइम जोन, 2 घंटे का डिफरेंस ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में पड़ता है। ये पॉइंट याद रखने हैं। और किसी भी देश के समय निर्धारण के लिए मानक समय रेखा हम लोग लेके चलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम या यूनिवर्सल अपना टाइम कोऑर्डिनेट्स, यूटीसी भी यूज करते हैं हम लोग। यूटीसी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जीएमटी 0 डिग्री के आसपास ग्रीनविच मीन टाइम। तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है आपका जो है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जीएमटी, है ना। आपको ये सब कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री जो देशांतर है बीचों बीच पृथ्वी के, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। 180 डिग्री को हमने आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में लिया हुआ है, जो प्रशांत महासागर और कुछ क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। आ रही बात समझ में? और एक और वर्ड जो होता है यूटीसी, एक और वर्ड जो होता है यूटीसी, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यूटीसी। तो ये आपका जो है वर्ल्ड टाइम को करने के लिए वर्ल्ड टाइम, तो 0 डिग्री को हम लोग यूटीसी भी कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया। इसी के आधार पे हम लोग, जैसे भारत है 5.5 घंटा आगे है आपका जो है यूटीसी से 5, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 530 प्लस 530 क्या लिखेंगे आपका जो प्लस यूटीसी प्लस 530, इस टाइप से लिखा जाएगा ये भारत के लिए। तो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, तो हम 0 डिग्री जीएमटी से ही टाइम का निर्धारण करते हैं। इधर ईस्ट में जाएंगे तो आगे होगा, वेस्ट में जाएंगे तो पीछे होगा, और उसके बेस पर जिस देश का टाइम जितना आगे या पीछे होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। जैसे भारत
मैंने कहा कि भारत का टाइम जो है यूटीसी से कितना घंटा आगे है, प्लस 5.5 घंटे, इसलिए प्लस 5:30 लिखते हैं, पीछे होता तो माइनस 5:30 लिखते। आया समझ में? जैसे न्यूयॉर्क है यूटीसी -5, न्यूयॉर्क का कितना है आपका जो है, न्यूयॉर्क का यूटीसी -5। तो इस तरीके से समझ जाएंगे आप। यूटीसी प्लस लिखा है तो आगे होगा समय, और यूटीसी का मतलब 0 डिग्री जो देशांतर है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, उसी को हम लोग यूटीसी कंसिडर किया गया है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, 2 क्वेश्चन पूछ दिया टाइम जोन को लेकर के। ये इंटरनेशनल डेडलाइन को लेके पूछा हुआ है। तो मैं अपने बच्चों को तो क्लास में हमेशा कराता हूँ। अब आप लोग ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, किस कहाँ से क्लास की है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक समझिए, पढ़िए। अनादिर साइबेरिया में, रसिया का भाग, अलास्का, नोम एक दूसरे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है। इन शहरों में लोग जाग रहे होते हैं और नाश्ते की तैयारी कर रहे होते हैं, तो दिन अलग अलग होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन दिन अलग अलग होंगे। यदि यहाँ पे रविवार है तो यहाँ पर आपका सोमवार होगा। अभी देखेंगे इसको कॉन्सेप्ट। जब अनादिर में सोमवार होता है तो नोम में मंगलवार होता है ना। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, इसमें स्टेटमेंट में दिया है कि अनादिर कहाँ पर है, साइबेरिया, साइबेरिया वाला रीजन रसिया का है ना। साइबेरिया रीजन आपका जो है रसिया का, साइबेरिया ले लो, ये वाला रसिया साइबेरिया, और इधर वाला अलास्का का नोम। ये कहना चाह रहे कि इधर आपका सोमवार है, मंडे है, इधर आपका क्या है, ट्यूसडे है। ये स्टेटमेंट सही है गलत आपको बताना है। तो इसका संबंध किससे, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से है। ये मैं बच्चों लोग को अच्छे से समझाता हूँ, अपने क्लास के बच्चों को समझ जाएंगे तो आंसर निकाल लिए होंगे। तो अनादिर इधर पड़ेगा आपका, अनादिर यहाँ पर है, और यहाँ पर है आपका नोम। तो दोनों में समय तो मान लेते सुबह के 10 ही से लगभग सेम मानते चलते, सेम बजा होगा 10 AM, लेकिन दिन अलग अलग होंगे। तो जो दिया हुआ दिन सही है गलत है उसको सोचना है। तो इधर मैंने कहा 0 डिग्री से जब हम इधर जाते हैं इधर समय आगे होता है, और 0 डिग्री इधर जाते तो समय पीछे होता है। तो इधर आगे हो रहे हैं तो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 घंटे का समय डिफरेंस होगा, और इधर से इधर जाएंगे तो इधर 12 घंटे, मतलब 24 घंटे का डिफरेंस होता है। तो इधर आपका सोमवार है मान लेते हैं, तो अभी इधर अभी सोमवार हुआ नहीं होगा क्योंकि इधर वेस्ट में जा रहे हैं, तो अभी इधर रविवार चल रहा होगा। इधर क्या चल रहा होगा, रविवार। लेकिन वहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन दिया आपका, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंगलवार, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। क्योंकि दोनों भले ही मतलब दोनों अलग अलग कंट्रीज में है, दोनों का लगभग समय क्या रहेगा आपका, समान रहता है, लेकिन दिन अलग अलग होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि इधर सोमवार की जगह यहाँ पर क्या आएगा, रविवार रहेगा, लेकिन मंगलवार लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट दूसरा वाला गलत हो गया, केवल पहला वाला सही है। जिसका आंसर क्या हो गया आपका, 1 ओनली, ए वाला आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो। ये भी इंटरनेशनल डेडलाइन, तो इंटरनेशनल डेडलाइन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंटरनेशनल डेडलाइन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंटरनेशनल डेडलाइन में दिन चेंज होता है। जैसे इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करते हैं दिन आपका चेंज हो जाता है। तो इधर मंडे है तो इधर संडे रहेगा, तो इधर से इधर जाओगे तो एक दिन आपका क्या हो जाएगा, है ना। आगे इसको आगे बोलोगे पीछे बोलोगे वो समझने की ज़रूरत है। एक दिन आपको फ़ायदा होगा, एक दिन का फ़ायदा होता है, 1 डे गेन करते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि आपको दोबारा संडे मिल गया, मंडे के बाद फिर से दोबारा क्या मिल गया आपका, पीछे वाला संडे मिल गया, तो एक दिन गेन करते हैं। तो जब आइडियल को ईस्ट की ओर चलते हुए क्रॉस करते हैं तो एक दिन का फ़ायदा होता है, लेकिन वेस्ट की ओर चलते हुए क्रॉस करते हैं तो एक दिन का नुकसान होता है। इधर आप संडे में जी रहे थे, अचानक क्रॉस के संडे खत्म हो गया, मंडे आ गया, तो एक दिन का क्या हो गया, आपको नुकसान हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है।
इधर से इधर जाएंगे तो एक दिन का फायदा, लेकिन पिछला पुराना वाला दिन आएगा, और इधर से एक दिन का नुकसान का मतलब एक दिन आगे चला जाएगा, नुकसान का मतलब एक दिन आपका गायब हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से याद किया जाता है। आ रही बस समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आएगा, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। और मैं अपने बच्चों को डेफिनेटली ये पूरा का पूरा इस तरीके से कॉन्सेप्ट दे करके पढ़ाया हुआ है। अब उनको एग्ज़ाम में याद आएगा नहीं आएगा वो उनकी प्रैक्टिस और प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो ये आपका किससे रिलेटेड है? आपका मिनरल से रिलेटेड है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इस टॉपिक को जब पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, है ना, मैंने आज लिया नहीं, तो वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जैसे लोहा है, तो लोहा वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मेन मिलता है वो थोड़ा सा याद रखना है। किस कंट्री का कम से कम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये नंबर कम से कम याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ याद कर सकते हो, कंट्रीज़ के नेम। डायमंड, ठीक है, कौन कौन से। तो इस तरीके से आपको इस टॉपिक को पढ़ते हुए, जब इस टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना, मैं लेने वाला था लेकिन थोड़ा सा भूल गया कि जितने भी मिनरल्स उसके इंपॉर्टेंट कंट्रीज थोड़ा सा दिमाग में डाल लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनाएगा। आज की डेट से लिथियम न्यूज में हमेशा लिथियम बैटरी के लिए यूज होता है, और बैटरी के कारण से लिथियम न्यूज में है, तो आपको तैयारी कर रहे जितना कॉमन सेंस, इतना सेंस ऑफ आपके पास होना चाहिए कि लिथियम वगैरह के बारे में डिटेल पढ़ो। लिथियम है क्या, लिथियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर कहाँ मिलता है विश्व में, पूरा जानकारी होना चाहिए आपके पास। रेयर अर्थ, ये सब क्या होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपका, जो वर्तमान में कई जगह कई चीज़ों के लिए यूज होते हैं। सिलिकॉन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो वर्तमान में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके लिए कई चीज़ों के लिए यूज होते हैं। तो लिथियम वगैरह, बाकी हीरा तो जानती है, डायमंड, निकल। तो ये दिया हुआ है, तो तीनों में से सही ढंग से मेल खाती है। कितने मेल? केवल एक मेल खाता है, केवल दो मिलता है, तीन मिलता है, तीनों सही है, आपको बताना है केवल एक ही मेल खा रहा है या दो मेल खा रहा है, तीन। तो ऑप्शंस भी ध्यान से समझना। पहले जैसे शुरू में ऐसे लगता है कि केवल एक सही है, मतलब ये सही है, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं, इन तीनों में से एक ही सही है पूछा हुआ, केवल एक सही है। कितना मेल खाता है? तो एक ही मेल खाता है, या दो मेल खाते हैं, या तीनों मेल खाते हैं। तो ये ऑप्शंस बड़े खतरनाक तरीके से दिया हुआ है। तो ये शुरुआत में पहले ऐसे 2024-23 से पहले नहीं आते थे, कौन सा मैच करता है नहीं करता, इस तरीके से पूछता था। तो ये थोड़ा सा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को फिर से चेक करने के लिए इस तरीके के ऑप्शंस देने लगा है। तो बोत्सवाना आपका अफ्रीका में कंट्री है, वहाँ पे हीरा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डायमंड मिलता है आपका जो है ना, अफ्रीका में जायरे है ना, जिसको वर्तमान में डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कहते हैं। सेंटर में कंट्री आपकी जो है अफ्रीका के सेंटर में एक बड़ी सी कंट्री है, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिकन कहते हैं। यहाँ पर आपका इक्वेटर है, और ये वाली कंट्री, ये भी जायरे भी जो है डायमंड के लिए जाना जाता है। साउथ अफ्रीका भी डायमंड के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बोत्सवाना है, तो बोत्सवाना भी डायमंड के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कटंगा प्लेटो है, ये सभी क्षेत्र जो है डायमंड के लिए जाने जाते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में किम्बरले है, साउथ अफ्रीका में क्या है, किम्बरले, ये भी डायमंड के लिए जाना जाता है। जोहान्सबर्ग जो है सोने के लिए, मतलब गोल्ड के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से कुछ फेमस कंट्रीज प्लस उसके कुछ प्लेसेस है जिनको जानना ज़रूरी है। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट मिनरल्स वाले में मैं पूरा वर्ल्ड का मिनरल्स कवर करा दूँ, यहीं पे आपको जो है नोट डाउन करने के लिए दे दूँ, या कल वाले स्लाइड्स में मैं ले लूँगा। तो ये कोशिश रहेगी मेरी, भूल गया आज मैं। इंडोनेशिया में निकल मिलता है। इंडोनेशिया इधर आपका थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, टीन वगैरह के लिए, टीन मतलब टीन के लिए जाना जाता है, टीन। और आपका जो है निकल वगैरह भी इधर मिलता है, इंडोनेशिया वगैरह। तो निकल के लिए भी, तो मेन हमें जितने भी खनिज है उसके कम से कम मेजर कंट्रीज को थोड़ा दिमाग में रखना है। वहाँ से भी क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, या इन फ्यूचर फिर से बन सकते हैं।
उसके बाद चिली। चिली तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बनता है ना, लिथियम ट्रायंगल कहलाता है चिली। साउथ अमेरिका में जाएंगे तो चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, है ना। चिली आपका ये हो गया मिर्ची के समान लंबा लंबा, यहाँ पे बोलीविया है आपका, और इधर आपका अर्जेंटीना है। ये तीनों जो देश है वो लिथियम ट्रायंगल कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद कर लीजिएगा। ये इट्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स, स्पेशली सलार दे अटाकामा डिजर्ट है, वहाँ पे इसका लोकल नेम है सलार दे अटाकामा, यहाँ पे मिलता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कहीं पर काम आएगा। तो मिनरल्स है ना, मैं कोशिश करूँगा याद रहा तो कल जितने वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उसकी लिस्ट मैं आप लोग को दे दूँगा, लेकिन भूल गया तो फिर आप खुद से भी जो है विश्व के इंपॉर्टेंट मिनरल्स को ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद फिर से आ जाओ, आपके कुछ स्थान हैं, कुछ ये आइलैंड्स, लगभग आइलैंड्स है, उनका किन देशों के साथ संबंध है वो थोड़ा सा फाइंड आउट करना है। तो ये भूमध्य सागर में पाए जाने वाले कुछ आइलैंड्स है ना। क्लास में जैसे मैंने सार्डिनिया है इनका जिक्र किया था, वहाँ पे कैनारी बोलता हूँ, एक आपका सिसिली आइलैंड है, वहाँ पर सार्डिनिया के साथ साथ एक आपका जो बेलारिक आइलैंड है स्पेन के अंतर्गत, है ना। उसके अलावा सार्डिनिया और एक आपका और है, ऊपर नीचे 2 आइलैंड्स है वहाँ पे, उन सब का जिक्र करते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन ये मैपिंग आपकी स्ट्रांग होगी तभी इसका आंसर निकाल पाओगे। तो इसमें मैंने मैप लिया हुआ है, ठीक है। जैसे मेलोर्का इटली में नहीं है, स्पेन का द्वीप है, इटली का नहीं है। बेलारिक द्वीप समूह स्पेन का एक हिस्सा है। नॉर्मंडी स्पेन गलत है, फ्रांस का एक ऐतिहासिक, हाँ नॉर्मंडी भी फेमस है आपका, फ्रांस का भाग है, स्पेन का नहीं है। इंग्लिश चैनल तट पर स्थित है आपका जो है। तो ये सब मैप खोल करके आप लोग देख लीजिएगा एक बार। सार्डिनिया फ्रांस का नहीं, इटली का एक द्वीप है जो फ्रांस का नहीं है आपका जो है। और भूमध्य सागर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है सार्डिनिया। ये मैंने मैप लिया था। तो भूमध्य सागर में जितने भी द्वीप है किसके अंडर में है, थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। हाँ, तो ये कॉर्सिका की बात कर रहा था मैं आपका जो है। तो ये आपका दिख रहा है थोड़ा सा मैप। तो ये सार्डिनिया आइलैंड है, ये इटली का भाग है, कलर देख लीजिए सेम है। तो ये इटली के अंतर्गत आता है सार्डिनिया, लेकिन वहाँ पे फ्रांस वगैरह कुछ लिखा हुआ है तो गलत हो गया। कॉर्सिका ना, कॉर्सिका जो है ये फ्रांस के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है आपका जो है, फ्रांस के अंतर्गत। तो कॉर्सिका फ्रांस के अंतर्गत आता है, इटली के अंतर्गत नहीं आता है। और ये बेलारिक आइलैंड्स है, 2-3 आइलैंड्स का नाम है बेलारिक। इसमें से ये दिया आपका मोलोर्का आइलैंड जो है बेलारिक आइलैंड का एक पार्ट है। ये स्पेन का भाग है। ये किसका भाग है, स्पेन का। बार्सिलोना करके स्पेन में एक सिटी भी है, वो आइलैंड नहीं है, सिटी है। तो इस तरीके से जब मैप देखते हैं तो ये सब थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये सिसिली आइलैंड इटली का भाग है, सिसिली आपका जो है। इधर 1-2 और आइलैंड, एक साइप्रस है, एक माल्टा आइलैंड है, ये आपका माल्टा कंट्री इंडिपेंडेंट आपका जो है। यहाँ पे साइप्रस वगैरह है आपका जो है। तो भूमध्य सागर में इस तरीके से कई सारे द्वीप है, उनको थोड़ा सा पढ़ते हुए जाना, यहाँ से क्वेश्चन बना देता है ना। मैं मैपिंग कराता हूँ तो ये सब करा के आगे निकलता हूँ। गल्फ ऑफ लायन, यहाँ बहुत सारे स्ट्रेट मिलेंगे। यहाँ पे मेसिना जल संधि है, दोनों के बीच में मेसिना स्ट्रेट। इधर डार्डेनल्स स्ट्रेट है आपका जो है। तो बहुत सारी आपका उधर आपका कर्च स्ट्रेट है, बहुत सारे स्ट्रेट्स भी है। उन सबको, इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रेट है, सार्डिनिया और कॉर्सिका के बीच में, ठीक है। अभी नाम याद नहीं आ रहा है, इनके बीच में भी एक स्ट्रेट है। तो इस तरीके से ये पूरी मैपिंग आपको तैयार करके रखनी है यूरोप के संदर्भ में, इधर सागर वगैरह सब। तो ये यूरोप का एक पूरा मैप है। तो एक बार इस टॉपिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक बार आसपास के गो थ्रू होते जाना है। तो अभी भी नाटो और इन सब में हल्ला गुल्ला सब चल ही रहा है, बेलारूस, यूक्रेन, ये रसिया, पोलैंड। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। जितने गल्फ ऑफ फिनलैंड, सबसे कम लवणता वाला शायद गल्फ ऑफ बोथनिया, ये आपका गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में सबसे कम लवणता, ओनली 2 PPT मिलता है यहाँ पर जो है। ये सब बेसिक फैक्ट्स है। नॉर्थ सी से कौन कौन से देश लगते हैं, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है आपका जो। बाल्टिक से कौन कौन से देश टच करते हैं, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा मैप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है आपको। ब्लैक सी, कैस्पियन सी से लगने वाले देश, ये पूरा का पूरा इस तरीके से कवर करके रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस इस साल भी, आने वाले सालों में भी आना ही आना है, क्योंकि पूरा यूरोप युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है।
तो वहाँ से क्वेश्चंस बनना ही बनना है। जैसे आपका यूक्रेन का भाग, ये वाला जो है क्या बोलते हैं इसको क्रीमिया प्रायद्वीप या क्रीमिया आपका जो है ये सब, तो ये आप लोग को ध्यान देना है, फिजिकल भी और ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के बारे में है। तो ये कहीं न्यूज में रहा होगा हल्दी वल्दी के बारे में, तो हल्दी है तो फिर लहसुन और मिर्ची और वो भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पूछता है। किसी कारण से न्यूज में रहा होगा कि भारत पहली बार हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में बना होगा, तब जा कर के ये क्वेश्चन पूछा होगा, है ना। इसके पहले कोई और रहा होगा और न्यूज़ में या इकोनॉमिक सर्वे में कहीं ना कहीं इसका जिक्र रहा होगा, तब जाके क्वेश्चन। और इस तरीके जब क्वेश्चन आते हैं तो मान के चलते कि स्टेटमेंट सही ही दिए होते हैं। तो हल्दी का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक बन गया, 30 से ज़्यादा किस्में उगाई जाती है, इस तरीके के फैक्ट्स दिए तो जनरली मान के चलते कि सही ही होता है ना, गलत देने की संभावना कम होती है। नहीं पता है, अब ऐसे तो रट के सबका नहीं जा सकते आप, हल्दी का, मिर्ची का, लहसुन का, अदरक का, तो इस तरीके से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन पूछा क्यों गया है, कहीं ना कहीं टर्मरिक हल्दी जो है न्यूज में रही होगी तभी पूछा है, अदरवाइज यूं ही नहीं पूछता है। फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु महत्वपूर्ण उत्पाद, तीनों सही है इसमें जो है। इस तरह के क्वेश्चन में लगभग मैंने कहा था कि स्टेटमेंट सही दिए होते हैं, उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, निर्यातक भी है। भारत 70 से 75% ज़्यादा योगदान हल्दी उत्पादन में भारत का ही है। हल्दी एंटीबायोटिक के रूप में भी जानी जाती है। 30 से ज़्यादा किस्में उगाई जाती है, कुछ नाम दिया, इरोड, सेलम, एलेप्पी, राजापुरी, स्वर्णा, सुगुना, लागाडो, महाराष्ट्र, सभी जो है सही है। देशों में हल्दी, राज्यों में हल्दी पैदा की जाती है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी है। तो ये फैक्ट्स है। अब यहाँ पे हल्दी आ गया तो हम बाकी चीज़ें तो नहीं, लेकिन कम से कम मेन गेहूँ आपका गेहूँ हो गया, आपका चावल हो गया, गन्ना हो गया, तो इनके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के 4 जो उत्पादक राज्य है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास कि गन्ना उत्पादन में 4 प्रमुख राज्य कौन से, चावल उत्पादन में कौन से। तो इसके साथ साथ आप प्रमुख उत्पादक राज्य भी देख लेना, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करूँगा कल इसको भी लेकर के आपको दे दूँ। तो इस तरीके से 2025 में लगभग हमारे पास 14 क्वेश्चंस आए थे, 14 क्वेश्चंस थे आपके जो है, 14 क्वेश्चंस आए थे। तो ये 14 क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, इन 14 क्वेश्चंस के बेस पे ही कुछ नए क्वेश्चंस आने वाले सालों में भी बनेंगे। जैसे अभी 2024 का जब एनालिसिस करेंगे तो हम बताएंगे कि 24 में जो पूछा उसी से रिलेटेड 25 में भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 24 में जो पूछा है उसी से रिलेटेड कुछ 25 में भी क्वेश्चंस आए हैं, मिलेंगे। तो उसी तरह से हर साल कुछ क्वेश्चंस जो है एज इट इज़ तो नहीं, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट आपके जो है रिकॉर्डिंग्स में कौन सा वाला, 2024 वाला। तो 25 वाला जितना मैंने करा दिया, और कुछ चीज़ें मैंने कहा कि उस टॉपिक पे बेस पे आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा मिनरल्स के बारे में, वर्ल्ड मिनरल्स देख लो, वर्ल्ड इंडिया के मिनरल्स देख लो, जो मिनरल्स न्यूज में किसी कारण से, है ना, यूरेनियम हमेशा न्यूज में रहता है, लिथियम न्यूज में, रेयर अर्थ्स क्या होते हैं, आई ना बात समझ में। और भी कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज में रहती है, तो मिनरल्स वगैरह, पेट्रोल वगैरह तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, गैस हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको देख लेना है। तो आने वाले डिस्कशन में मैं उन सबको भी ध्यान रखूँगा। बाकी अब 24 का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, क्रॉप्स के बारे में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस प्रकार के डिस्कशन से बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, होना ही होना है, नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि इसके बिना आपका जो प्रीलिम्स निकलना भी नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है। तो चलिए, थैंक यू।